So let us revise for 5 minutes. तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे. बच्चों, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, that was the essential feature we have discussed in this topic. Second, free consent. When the consent is not free, when it is caused by either coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. I think उसमें से up to last lecture I have covered coercion and undue influence, if I'm not wrong. फिर इसका हमने डिस्टिंग्विश भी पढ़ा था, देखो आपको बोला था पढ़ने के लिए. ओके, सो कोअर्शन का पूरा मीनिंग हमने क्लियर कर दिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्लियर कर दिया है, कुछ एग्जांपल्स भी कवर हुए हैं. सो फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द वर्ड फ्रॉड. शायद चालू कर दिया था क्या फ्रॉड मैंने? यस, कुछ पढ़ाया था फ्रॉड के बारे में, स्टार्ट कर दिया था. अच्छा, सिर्फ डेफिनेशन रीड किया था. ओके, नो प्रॉब्लम. सो बच्चों, आफ्टर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, another factor which vitiates free consent, I can say in that way, एक और फैक्टर जो फ्री कंसर्न को डिस्टर्ब करता है, जिसका यूज होने से कॉन्ट्रैक्ट में द एग्रीड पार्टी हैज आइदर ऑप्शन टू मेक इट और ब्रेक इट. अब समझ ही गए होंगे इतना पढ़ने बोलने सुनने से. दैट मीन्स सामने वाले पार्टी के लिए द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. ओके, ये तो आपको पता ही है. चार फैक्टर्स, कुछ भी एक वर्ड नजर आया तो आपका आंसर हमेशा वॉइडेबल होगा, पहला आंसर. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फ्रॉड. बच्चों, फ्रॉड का जो डेफिनेशन है सेक्शन 17, एंड फिर उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन है साइलेंस को लेकर. बच्चों, वो आज आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है. बच्चों, सबसे पहला अगर मैं मीनिंग क्लियर करूं फ्रॉड का, तो आपको बता दूं, फ्रॉड जो है, फ्रॉड करना एक क्रिमिनल एक्ट है, एंड इसके लिए सजा दी जाती है, बट नॉट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट अंडर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं ना, बस. हाँ, उसके क्रिमिनल लॉ के तहत फ्रॉड. आपने सुना होगा सेक्शन 420. कभी कभी हम किसी लोग बोलते हैं वो 420 है. एक्चुअली दैट इज द सेक्शन, रीडिंग दैट सेक्शन 420. तो पहला मीनिंग तो ये है कि फ्रॉड का मतलब ये है कि क्रिमिनल एक्ट है, किसी को फंसाना, किसी को चीट करना. लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम फ्रॉड पढ़ते हैं, तो फ्रॉड का मतलब ये है कि किसी को आप चीट करते हो, है कि नहीं? किसी के साथ अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो इंटेंशन आपका ये होना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे. यानी किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स करने के लिए, या आप चाहते हो कि सामने वाला मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करे किसी भी हालत में, एंड वो चक्कर में आप उसके साथ कुछ ऐसा, बरोबर है, जो आपको नहीं करना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ, वो आप कर देते हो. बरोबर है. कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई बड़ी बात छुपा लेते हो. आपको पता है कि ये सामान सही नहीं है, फिर भी वो सही है ये बोलकर बेचना. यानी कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन सामने वाले पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स करना है, एंड सबसे बड़ा इंटेंशन उसको डिसीव करना है. डिसीव मतलब धोखा देना है. तो बच्चों, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अगर मैं जोड़ता हूँ, इफ आई जॉइन दिस फ्रॉड वर्ड विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो दैट बिकम सेक्शन 17. तो फ्रॉड का मतलब एनी एक्ट, जब हम आगे पढ़ेंगे, या हमने रीड किया था लास्ट लेक्चर, फ्रॉड का मतलब क्या, कि आने वाला कोई भी एक्ट जब एक पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी दूसरे व्यक्ति के ऊपर यूज करती है, चाहे वो खुद, या उसके परमिशन से, या उसके एजेंट के थ्रू, ये इंटेंशन से कि उसको धोखा दिया जा सके. बरोबर है. समझ लेने का, यू हैव एम्प्लॉयड फ्रॉड, एंड व्हेन यू हैव एम्प्लॉयड फ्रॉड,
the contract is not enforceable from your angle, but contract will be enforceable from other parties angle. वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकता है जिसके साथ आपने फ्रॉड किया, या वो आपका कंप्लेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। अब ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है शुरुआत में भी। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस, आवाज आ रही है बच्चों? ओके, ठीक। तो बच्चों अभी फ्रॉड का जो मीनिंग हमने डिस्कस कर रहे थे, अभी उसको एक बार रीड करता हूँ वापस। लास्ट लेक्चर पढ़ा था हमने, विच आर दोस 5 एक्ट्स। बच्चों इसमें से कोई भी एक्ट अगर हम यूज करते हैं while making contract with other party, that means समझ जाने का कि सामने वाले को धोखा देने का हमारा पूरा इंटेंशन है, या सामने वाले के किसी एजेंट को धोखा देने का हमारा इंटेंशन है। और एंड ये जो धोखा हमने दिया ये उसको पता जब चलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है। और उसको लगा कि नहीं मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ये धोखा भी दिया आपने तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कोई लॉस नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकता है। गेटिंग दैट? दोनों एंगल है, इसलिए तो हम वॉइडेबल बोलते हैं बच्चों। ट्राई टू गेट दिस पॉइंट इमीडिएटली। ओके, सो फ्रॉड मीन्स and includes any of the following acts. बच्चों वर्ड यूज हुआ है any of the following acts. एक्ट्स यानी एक से ज्यादा एक्ट वहां लिखे हैं। आपको भी कोई भी एग्जाम्पल पढ़ते समय इसमें से कोई भी नजर आया लाइन तो समझ जाने का वन पार्टी इज एम्प्लॉइंग फ्रॉड ऑन अदर टू मेक हिम कन्विंस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने समझ जाने का कि ये सेक्शन 17 का फ्रॉड है। ओके, एंड सामने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। कमिटेड बाय एनी पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कॉनिवांस। बच्चों इसका क्या मीनिंग बताया था मैंने लास्ट लेक्चर? और विथ हिज कॉनिवांस मतलब परमिशन। वेरी गुड। चाहे वो खुद करे या उसके परमिशन से ये हो रहा हो, या उसका ऑथराइज्ड एजेंट करे, मतलब तो एक ही निकलता है ना बच्चों। विथ एन इंटेंट, इंटेंट मतलब विथ एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, डिसीव यानी धोखा देना, देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इंड्यूस मतलब कन्विंस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। एंड बच्चों नाउ विच आर दोज एक्ट्स जिसको सेक्शन 17 के नजर से हम देखेंगे तो वो फ्रॉड होगा। ऐसे कौन से 5 एक्ट्स हैं? देखा जाए तो बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर ही कहा था कि 5 के बजाय 3 एक्ट ही मेन है, बाकी 2 तो लॉ ने एक तरह से एक प्रोविजन बना के रखा है। तो उनके हिसाब से अगर उनको लगा कि कोई एक्ट फ्रॉड है तो वो फ्रॉड डिक्लेयर करेंगे, पर उनको जैसा लगा वैसा। अदरवाइज पहले 3 पॉइंट्स आर मेन पॉइंट्स, इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आता है समझ जाने का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर रहा है। ओके, ऐसा हम एजम्पशन कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्या है देखो, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू। जैसा हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, बराबर है, किसी सामान को खरीदने का, एंड उस सामान का फैक्ट हमको पता है कि ये क्या है, बराबर है, लेकिन फिर भी हम उसको गलत सलाह देते हैं। मुझे मालूम है कि ये इंडियन मेड गुड्स है, आई नो, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसे खरीद लो क्योंकि ये इंपोर्टेड गुड्स है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मुझे मालूम है कि विच इज नॉट ट्रू, लेकिन मैं आपको बिलीव करवाता हूँ कि ये ट्रू है, एंड आपको ये सजेशन देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड आप मेरे ऊपर भरोसा करके वो सामान खरीद लेते हो। देखो बच्चे एकदम सिंपल एग्जांपल याद रखो, मैं इंडियन मेड गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स बोलकर आपको बेच रहा हूँ। आई नो, आई नो द फैक्ट दैट दीज आर इंडियन मेड गुड्स, बट मैं आपके सामने इसको ऐसे पेश कर रहा हूँ एज इफ दे आर इंपोर्टेड गुड्स, ताकि आई कैन फेच मोर प्राइस फ्रॉम यू। ओके, इंपोर्टेड गुड्स का आई कैन फेच मोर प्राइस। सो बच्चों दिस इज अ क्लियर कट, नथिंग बट आई एम एम्प्लॉइंग अ फ्रॉड।
so that I can convince you to enter into a contract. I think you are in search of imported goods, and if I say it is Indian made goods, I think you will not enter contract with me. आप शायद वो खरीदेंगे नहीं सामान, इसलिए सामान आप खरीद ले, इसलिए मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ. देखो मैंने क्या बोला, these are not Indian made goods but these are imported goods. So you read first line keeping this example in mind, you will understand the line that the suggestion as a fact of that which is not true by one who believes who sorry मैं गलत रीड कर रहा हूँ. The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. तो आप चाहिए तो नोट्स है, अगर उधर आपके पास बुक है तो साइड में ये एग्जाम्पल लिख के रख सकते हो कि इंडियन मेड गुड्स आर सोल्ड कोटिंग देम एज इंपोर्टेड गुड्स. बेचने वाले को पता है कि ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, तो भी वो इंपोर्टेड गुड्स है ऐसा बोल के बेच रहा है. तो क्या कर रहा है बच्चों, वो क्या कर रहा है, जोक मार रहा है क्या? नहीं, फ्रॉड कर रहा है, वो क्लियर कट फ्रॉड कर रहा है. तो बच्चों मैं अजम्पशन करूं फर्स्ट लाइन क्लियर है विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल. ओके ठीक. चलो ना आगे. सेकंड, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन. ये लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था बट एक बार मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ. द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. अच्छा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट मतलब सब्जेक्ट मैटर का जो फैक्ट है वो अगर मैं आपको बता दूं तो शायद आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट ना करें. इसलिए मैंने वो जो सब्जेक्ट मैटर का जो फैक्ट है उसमें कुछ समझ लो डिफेक्ट्स था, उसको छुपाने की कोशिश की मैंने, बरोबर है, एंड उसको छुपाया वो आपसे एंड छुपा कर आपको वो सामान बेचा. एग्जाम्पल ले लो कि मैं फर्नीचर बेचने वाला हूँ, बरोबर है. अब कुछ फर्नीचर्स मेरे पास पड़े हुए हैं जो मुझे लगता है कि आपको मैं कन्विंस कर सकता हूँ, मतलब आपको बेच सकता हूँ वो फर्नीचर. लेकिन देख रहा हूँ कि फर्नीचर पे कई जगह पे हल्के हल्के क्रैक्स भी हैं. तो सीधी बात है, अगर क्रैक्स हैं आप देखेंगे आपके नॉलेज में आ गया क्रैक्स, तो आप वो रिजेक्ट कर सकते हैं सामान. तो मैंने कुछ ऐसा किया कि आप अगर नॉर्मल उसको चेक भी करेंगे गुड्स को तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें क्रैक्स था करके. मैंने क्रैक्स को फिलअप करवाया ना ऐसे तरीके से किया कि आपको पता ही नहीं चला. इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने वो फर्नीचर में क्रैक्स था ये बात आपसे छुपाई. दिस इज व्हाट वी से एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. मुझे मालूम था कि ये फर्नीचर में कुछ क्रैक्स हैं और वो क्रैक्स को मैंने ऐसे फिलअप करवाया कि आपने जब उसे चेक किया तो आपको पता ही नहीं चला कि इसमें क्रैक्स था करके, एंड आपने वो खरीद लिया. तो ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वो सामान बेच सकूँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स कर सकूँ. तो ये जब आप सामान लेके गए एंड बाद में आपको पता चला कि ऐसा कुछ है, तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, बरोबर है. आप अवॉइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को. नहीं तो आपको लगा नहीं चलो छोड़ जाने दो, हमने जो फर्नीचर लाया वो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, अब झंझट आगे करने से कोई मतलब नहीं है, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया. बट यहाँ कहीं ना कहीं फर्नीचर बेचने वाले ने फ्रॉड किया है, बरोबर है. एक बड़ी जानकारी छुपाकर जिस सामान को बेच रहा है उसकी एक बड़ी जानकारी छुपाकर वो एक तरह से आपसे फ्रॉड कर रहा है. ओके, बट बच्चों इसके लिए देखना अभी कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तीसरा, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. लाइन से ही पता चल रहा है, देखो धोखा देने का पूरा इंटेंशन है. प्रॉमिस कर रहा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, क्या इंटेंशन से? विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. दैट मीन्स आई एम गिविंग यू प्रॉमिस बट मेरे माइंड में क्लियर कट इंटेंशन है कि आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म इट. इसका मतलब बच्चों
फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। ओके, ये भी मैंने शायद एक बार एग्जांपल दिया था आपको, इफ यू कैन रिमेम्बर, कि एक्स इज ऑलरेडी मैरिड, मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति है, वो ऑलरेडी मैरिड है, बट फिर भी मिस्टर एक्स जो है वो किसी और लड़की को शादी का प्रॉमिस दे रहा है। तो आपको लगता नहीं किसी और लड़की को जो शादी का प्रॉमिस दे रहा है, प्रॉमिस देने वाले को पता है कि वो शादी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, फिर भी वो प्रॉमिस दे रहा है, जानता है कि वो परफॉर्म तो करना नहीं है, फिर भी ही इज गिविंग प्रॉमिस। इसका मतलब एक्स वो दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर रहा है। ओके, इफ आई गिव यू एनी प्रॉमिस, ये इंटेंशन के साथ कि आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म इट, इसका मतलब इट इज अ फ्रॉड। सो बच्चों, जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे ना फ्रॉड का, या समझने की कोशिश करेंगे, तो दिस 3 पॉइंट्स आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिख तो 5 रहे हैं आपको, लेकिन दिस आर द 3 मेन पॉइंट्स, जहां से बच्चों फैक्ट्स पढ़कर वी कैन मेक आउट कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। These are the 3 main statements from where you are going to derive whether a person has employed fraud or has not employed fraud. And fourth and fifth one बच्चों, ये तो law will decide, बराबर है। कुछ व्यक्ति के लिए जो उसने किया वो फ्रॉड नहीं, सामने वाले के लिए वो फ्रॉड है, तो बच्चों ये एक तरह का क्या बोलते हैं कि मैटर फंस जाता है, तो कोर्ट में चला जाएगा। देन कोर्ट हैज टू डिसाइड कि ये फ्रॉड है या नहीं है। कोर्ट के हिसाब से ये एक्ट फ्रॉड है तो है, फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एंड कोर्ट ने कहा ना ये फ्रॉड नहीं है तो नहीं है, फिर भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। सो पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है देखो, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या आपका कोई भी ऐसा कार्य जहां ये ऐसा लगे कि आपका इंटेंशन सामने वाले को धोखा देने का था, तो कोर्ट उसे फ्रॉड है ऐसा डिक्लेयर कर सकता है। बट मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स कि कोर्ट के सामने कौन सा केस आया है। वो केस को पूरा सुनने के बाद कोर्ट विल डिसाइड। ओके, या लास्ट पॉइंट देखो, सेम उसी की तरह, और एनी सच एक्ट और ओमिशन, बच्चों आपका कोई किया गया कार्य या आपका ओमिशन, कभी कभी कुछ जगहों पे चुप रहना, बरोबर है, या कहीं से जहां आपको होना चाहिए था वहां नहीं होना, ये भी एक प्रकार का फ्रॉड है, बरोबर है। सो एनी एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, डिसाइड करेगा लॉ। बट मैंने कहा एज फार एज फ्रॉड इज कंसर्न, फर्स्ट 3 पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, अब बच्चों सेक्शन 17 को लेकर एक एक्सप्लेनेशन है, एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज, जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ जाएंगे देखो आपके सामने। साइलेंस को लेकर बच्चों, मैंने बहुत पहले आपको जब यूनिट नंबर 1 पढ़ाया था, तो जरा रिकॉल करके बताना, अगर कुछ बच्चे पढ़ रहे हो तो, क्या साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस अजम्पशन करेंगे? इज एनीवन साइलेंस इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस? ओके, पढ़ाई जनरली के लिए बात करें, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। जनरली बात करें तो नो, यस यू आर राइट। सी, जनरल लॉ है तो एक्सेप्शंस होंगे, दैट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर।
बट जनरली बच्चों, मैंने आपको ऑफर दिया एंड एक हफ्ते पर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो शुड आई अज्यूम यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर? तो आंसर इज ऑफ कोर्स नो। तो बच्चों कुछ वैसे ही ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट भी याद रिकॉल करो, मतलब याद रखो। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है सेक्शन 17 का, फ्रॉड के डेफिनेशन को जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कह रहा है, जरा देखो। अ mere silence as to facts likely to affect the willingness of person to enter into contract is, अंडरलाइन करो, नॉट फ्रॉड। लेकिन बाद में वापस एक्सेप्शन डाल दिया, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट regard had been to them, it is duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is it in itself equivalent to speech। अब बच्चों ये जो 3 लाइन मैंने पढ़ा, इसमें उन्होंने जनरल लॉ भी दे दिया एंड अनलेस वर्ड के बाद बच्चों एक्सेप्शनल केस भी दे दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 लाइन है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना। एक्सप्लेनेशन जो आपके अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों लेट अस मेक इट सिंपल। सबसे पहले बच्चों, किसी भी फैक्ट को लेकर, जो भी फैक्ट है, तथ्य है हमारे सामने, उसको लेकर अगर हम चुप रहते हैं, बराबर है, चुप रहते हैं, तो इसका मतलब हमारा चुप रहना फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है। गेटिंग दैट? ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो जब हमसे सामान खरीद रहा है तो उसे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, उस हिसाब से उसने हमारे साथ बार्गेनिंग करना चाहिए एंड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग, जैसा कि अभी मैंगो का सीजन था तो मैंगो बेच रहे हैं। बहुत लोग को पता है, शॉपकीपर को भी पता है कि इसमें से बहुत सारे मैंगोज रॉटन मैंगोज भी होंगे, खराब भी होंगे, कुछ अच्छे मैंगोज भी होंगे, अंदर कुछ सड़े हुए मैंगो भी होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा। वो उसने सामान रखा है बेचने के लिए, आप आओ, आप चॉइस करो एंड लेके जाओ। अब आप खुद चॉइस करके मैंगो लेके जाते हैं एंड घर पे अगर वो बेकार निकल जाता है, तो आप ये बोलोगे क्या कि दुकान वाला चुप बैठा था, कुछ बोला ही नहीं, सड़ा है कि नहीं है, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया? इज इट पॉसिबल? जनरली नो, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, उसने सीधा सामान सामने रखा है आपके, है कि नहीं? वो जो भी सामान बेच रहा है, ये बात जरा लाइन ठीक से समझो, वो जो भी सामान बेच रहा है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताते नहीं बैठेगा वो। हर जानकारी देना जरूरी नहीं है। तुम सामान देखो, तुमको सही लगता है वो सामान तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा तो तुम लेके जाओ। एंड तुम अगर खरीद कर लेके जाते हो तुम्हारे नॉलेज से, एंड आगे चल के गुड्स अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं किया, तो आप सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कैविएट एम्प्टर, पार्थ यू राइट। पार्थ ने पढ़ा है लगता है आगे। सो ये रूल है कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। पार्थ यू राइट, लेट द बायर बी अवेयर। इसलिए बच्चों, बहुत सारा कभी कभी देखो ना, मार्केट में सामान रखा है, आप खुद ही जाके चॉइस करके आते हो, सामने वाला चुपचाप खड़ा है, तो उसके साइलेंस को आप फ्रॉड नहीं मानेंगे। अब आपने ही चॉइस करके लेके गए सामान, घर पे खराब निकला, तो आप ये नहीं कहेंगे कि दुकानदार वाले ने फ्रॉड किया। तो जनरल लॉ ये है, लेकिन बाद में उन्होंने अनलेस वर्ड भी डाला है बच्चों, वो भी ध्यान समझना जरूरी है। ओके, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा आ जाए जहां पे नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू स्पीक, जहां पर ये ड्यूटी बन जाती है सेलर की बोलने की, उस वक्त अगर वो नहीं बोलता है तो उसका साइलेंस रहना फ्रॉड माना जाएगा। बरोबर है, उसका साइलेंस रहना फ्रॉड माना जाएगा। जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ एक एग्जांपल, बरोबर है। बच्चों मान लो कि मेरा ऑर्नामेंट्स, बोलते हैं ना हम लोग, सोना चांदी का नहीं, जो दूसरा रहता है ना, अदर देन गोल्ड एंड सिल्वर, मान लो उसका सब ऑर्नामेंट्स वगैरह में मैं सेल करता हूँ।
गोल्ड का पॉलिश लगा हुआ ऑर्नामेंट्स वगैरह मैं सेल करता हूँ, नेकलेस वगैरह। एंड आप मेरे शॉप पे आते हो एंड मैंने बहुत सारा डिस्प्ले में रखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर नेकलेस आपने चॉइस किया एंड वो नेकलेस मान लो ओरिजिनल हीरो का हार है, ऐसा आप समझकर, खुद समझकर लेके गए। मैंने तो कुछ नहीं बोला, आप खुद ही समझकर लेके गए। रेट पूछा मैंने, 5000 बोला, आप 5000 देके चले गए एंड बाद में आपको पता चला कि ये ओरिजिनल पर्ल सेट नहीं है, हीरो का हार नहीं है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है क्या? इमिटेशन ज्वेलरी जिसको हम कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि दुकान वाले ने फ्रॉड किया, जब मैं खरीद रहा था या खरीद रही थी तो उसने बताया नहीं मुझे, आपने पूछा क्या मेरे से? वहीं पर आप अगर पूछते मेरे से, है ना, इमिटेशन ज्वेलरी बेचने वाले को आप पूछते कि ये असली हीरो का हार है तो मैं खरीद रहा हूँ, खरीद रही हूँ, जब मैंने, आपने ऐसा पूछा and मैं चुप रहा, तो बच्चों यहाँ पर मेरा चुप रहना फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि आपने मुझे प्रश्न ऐसा किया था कि नाउ इट इज ड्यूटी टू स्पीक, बट मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा चुप रहना, मेरा साइलेंस जो है वो फ्रॉड माना जाएगा। क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसा आया था कि नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू स्पीक एंड सेलर बोल नहीं रहा है, तो सेलर का चुप रहना विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। इज दैट ओके विद एवरीवन? सो बच्चों, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, मैं पहले कुछ पॉइंट्स कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली लॉ क्या कहता है एंड बाद में एक्सेप्शन में भी क्या बोला है, देखो। चलो, लेट अस रीड। A mere silence as to facts likely to affect the willingness of person to enter into contract is not fraud unless the circumstances of the cases are such that regard had to them, being had to them, it is duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence in itself equivalent to speech, या जहां पर उसका चुप रहना ही उसकी स्पीच बन जाती है। बरोबर है? तो बच्चों, उसके लिए ये समझने के लिए उन्होंने कुछ एक्सेप्शन मतलब एग्जांपल्स दिए हैं, जनरल एग्जांपल्स भी हैं, एक्सेप्शनल केस वाले एग्जांपल्स भी हैं। देखो कैसे। एग्जांपल 1, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स which A knows to be, क्या बोलो, unsound. A says nothing to be about the unsoundness of the horse. पढ़ो बच्चों, आंसर क्या लिखा है? This is not fraud by A. अब बहुत बच्चे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, देखो बहुत लोगों को डाउट आएगा कि सर ए जब ऑक्शन के थ्रू हॉर्स को सेल कर रहा है एंड ए को पता है कि हॉर्स अनसाउंड अनसाउंड माइंड का है, तो ये बड़ी जानकारी वो छुपा रहा है एंड देयरफॉर बराबर ये फ्रॉड है, लेकिन यहाँ आंसर नॉट फ्रॉड लिखा है। तो बच्चों, ये जनरल रूल में गया है कि सेलर आपको सब्जेक्ट मैटर का हर एक चीज बताते नहीं बैठेगा। आप खरीद रहे हो कि नहीं, तो खरीदने से पहले आप उसको कंफर्म करो। आपको, आप अगर कंफर्म करते थे उस वक्त, ए को बोलते थे कि देखो मैं सबसे बड़ी बोली लगाऊंगा इस हॉर्स की, लेकिन आप एश्योरेंस दो कि ये साउंड माइंड का है। आप बताओ, ए का यहाँ ये प्रश्न करने से ए की अभी पोजीशन क्या है, उसको आंसर देना पड़ेगा कि नहीं? अगर बी बिडिंग करते समय बोलता है कि मैं सबसे बड़ी बोली लगाने जा रहा हूं, बट मिस्टर ए यू गिव मी एश्योरेंस दैट हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड, तो अब ये ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया वेयर नाउ द सेलर इज बाउंड टू स्पीक। एंड अब यहाँ अगर सेलर कुछ नहीं बोलता है, अब इस केस में सेलर ने फ्रॉड किया, बच्चों ऐसे अजम्पशन किया जाएगा। अदरवाइज जनरली बात करूं मैं, जनरली तो सेलर कोई भी सामान बेचते समय
अपने सामान का नेगेटिव चीज बताते नहीं बैठेगा आपको। लेट द बायर बी अवेयर, एक लॉ हम आगे पढ़ने वाले हैं कैविएट एम्प्टर करके, उसमें क्लियर कट लिखा है कि बायर सामान खरीदते समय सावधान रहो। सेलर क्या कुछ ही सेल करेगा तुमको, वो तो बैठा ही है कुछ ही बेचने के लिए आपको, बट सामान खरीदते समय आप कंफर्म करो कि ये सामान जो हम खरीद रहे हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा कि नहीं करेगा। सो बायर को अवेयर रहना है, ना कि सेलर को। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए यहाँ पर ए जो ऑक्शन के थ्रू बी को हॉर्स बेच रहा है, ए जानता है कि ये हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, लेकिन वो बी को कुछ नहीं बता रहा है, तो भी लॉ इसको एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के तरह देख रहा है। देखो, एंड दिस इज नॉट फ्रॉड बाय ए। सैवियो कोई डाउट था आपका? सर अगर पूछे बिना एक्शन में उसको बोली लगा, क्या लिखा है सर? अगर पूछे बिना ऑक्शन में उसने बोले, किसने बोला हॉर्स फिट है? सेलर तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। सैवियो, हाँ हाँ, तो फिर वो फ्रॉड है, बरोबर है, करेक्ट, सही है। बच्चे तब तक एग्जाम्पल 2 पढ़ो, 2 और 3 पढ़ो। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट इज दैट? सैवियो, आपको डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, ओके लिखा है आपने? सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है बच्चों? अब वो अपना घर का ही रिलेशन में अगर ये हो रहा है तो फिर इसको बताना जरूरी हो गया है कि नहीं? आपस में ही जब होता है तो ये बताना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज ये फ्रॉड हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल वैसे भी मेरे हिसाब से नॉट सो इम्पोर्टेंट, थर्ड एग्जाम्पल इज इम्पोर्टेंट। ओके बच्चों, व्हाट अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल? आर यू गेटिंग दैट? सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिखा है? यस, एनीवन कमेंट? आवाज आ रही है सबको? यस बच्चों, ऊपर देखो ना, क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये फ्रॉड नहीं है, बट सेकेंड एग्जाम्पल में फ्रॉड है या नहीं ये बात की बात है। बट नाउ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गया है कि नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर, एक की अब ड्यूटी बन जाती है कि वो यहाँ बताए। इज दैट ओके? नेक्स्ट, तीसरा एग्जाम्पल, बी सेज टू ए। अब वो सेकेंड एग्जाम्पल भूल जाओ, अभी वो रिलेट मत करो, तीनों अलग अलग एग्जाम्पल है। बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। बच्चों, ये इंग्लिश स्टेटमेंट जरा अंडरस्टैंड करो। कैन यू एक्सप्लेन दिस इन सिंपल लैंग्वेज? इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई शैल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड। खरीदने वाला
बेचने वाले से क्या पूछ रहा है देखो। इसका मतलब बच्चों यहाँ भी ए की ड्यूटी है कि नहीं बोलने की। यहाँ ए की ड्यूटी है बोलने की, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा पूछा है बायर ने। एंड अब ये यहाँ ए चुप भी रह जाता है तो भी ए के चुप रहने को ही उसका स्पीच समझा जाएगा। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है ये लाइन को, एंड मतलब वो फ्रॉड कर रहा है इसको। इज दैट ओके विद एवरीवन? सामने वाला क्लियर कट कह रहा है, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड। तो बच्चों ए को इमीडिएटली बोल देना चाहिए, नहीं नहीं मैं डिनाई करता हूँ, ये हॉर्स साउंड माइंड का नहीं है, या अनसाउंड माइंड का है। बोलना जरूरी है। अब यहाँ पर भी वो चुप हो गया तो इसका मतलब his silence is equivalent to speech and he has committed fraud, क्योंकि सामने वाले ने क्लियर कट पूछा था ऐसे। बच्चों ये स्टेटमेंट जरा अंडरस्टैंड करो, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 3, दिस टू एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सेकंड वाला नहीं भी आपने रीड किया ना तो भी चलेगा, वो तो जस्ट एक आइडिया देने के लिए। एक सर्कमस्टेंसेस ऐसा आ गया कि नाउ इट इज ड्यूटी टू स्पीक। बाहर वालों के सामने आप वो नहीं बोलोगे, लेकिन अपने घर के सामने वाले लोग आ जाएंगे ना तो आप जरूर बोलोगे फिर वहां पर, क्योंकि उनको नुकसान होने वाला है ना अभी। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो सिर्फ एक सिचुएशन बताने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने ये नहीं पूछा फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक सिचुएशन बता रहे हैं आपको, है कि नहीं? सो बच्चों एग्जाम्पल 1 and 3 हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? मैं सबसे पूछ रहा हूँ बच्चों, बहुत स्लो जा रहा हूँ डिस्कशन के लिए। देखो कंफ्यूजन है तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं हाँ बच्चों, कि सर ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ करके। देखो एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नाउ एग्जाम्पल 4, बच्चे एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा है देखो। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब दोनों ही बिजनेसमैन है, एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट कि पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने बेचने का शायद इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। उसमें से एक पार्टी को देखो ना, ए हैज अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, इनको कहीं से प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिला है, इनका नेटवर्क होगा इंफॉर्मेशन का ए का, कि प्राइस में कुछ चेंज होने वाला है। बराबर है कि आने वाले 15 दिन में प्राइसेस में कुछ चेंज होने वाला है। ये ए को पता चल रहा है, एंड ए को मालूम है कि अगर ये आने वाले दिनों में प्राइसेस में चेंज होगा तो बी एंड मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है हो सकता है वो आगे ना बढ़े। बराबर है? तो ऐसे केस में बच्चों क्या ये बात ए को बी को बतानी चाहिए? भाभी का क्यों बतानी चाहिए? ओम क्यों बताना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ए को प्राइवेटली अगर इंफॉर्मेशन मिला है, बिजनेसमैन है, तो बी को भी उस हिसाब से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो बिजनेसमैन एक दूसरे से ऐसा शेयर नहीं करेंगे प्राइस को लेकर। प्राइस का जो चेंज इन प्राइस एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, एक्चुअली इसको फैक्ट माना ही नहीं गया है। सच तो ये है। आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो यू विल गेट सरप्राइज्ड। क्या लिखा है देखो। ए हैज इन्फॉर्म्ड, ए हैज अ private information of change in price which would affect B's willingness to proceed with the contract। पढ़ो क्या लिखा है। A is not bound to inform to B, A is not bound to inform B। धंधा है, ये बिजनेस है। बरोबर है? मैं अगर जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसको मैं बता दूं कि आने वाले 15 दिन में हो सकता है रेट कम हो जाए, तो ये अभी का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करेगा ही नहीं वो। अभी जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मना कर देगा, बोलेगा 15 दिन रुकते हैं, क्यों? तो मैंने ही बोल दिया उसको। तो मुझे मालूम है कि मेरा करंट कॉन्ट्रैक्ट को ये अफेक्ट कर सकता है जानकारी, तो क्या ये जानकारी बताना मेरे लिए वहां बाउंड है क्या सामने वाले को? आप समझ रहे कि नहीं मैं क्या एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके, नॉट बाउंड बच्चों, क्योंकि ए को पता है कि मैं अगर इसको बता दूं कि बी को कि देखो आगे ये रेट कम होगा, बरोबर है,
तो वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे मेरे से एंड बोलेगा जब कम होगा तब करूंगा। अंडरस्टैंड करो बच्चों, है कि नहीं? करंट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको अफेक्ट कर सकता है, बी का विलिंगनेस अफेक्ट हो सकता है टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट, ये जानकारी देने से। इसलिए यहाँ पर ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसको मिला है। तो यहाँ ए बी के साथ फ्रॉड कर रहा है बच्चों, ऐसे कंक्लूजन पर हम नहीं आ सकते। ओके, ए ने यहाँ कोई भी फ्रॉड एम्प्लॉय नहीं किया है, ये जनरल केस में जा रहा है। क्या है कि बिजनेस की हर जानकारी डिस्क्लोज करना, हर मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना, ये जरूरी नहीं है ना बच्चों। बाहर का भी तो कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नहीं? ओके बच्चों, एग्जाम्पल 1, 3 एंड 4, यही मेन 3 एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रॉड के आइडिया एंड स्पेशली वो जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा ना हमने साइलेंस वाला, बच्चों वो क्लियर करेगा। ठीक है, नाउ एनालिसिस क्या पढ़ेंगे बच्चों? एज गुड एज डेफिनेशन की लैंग्वेज वापस वही की वही है। तो ये मैं एनालिसिस आपका सेक्शन 17 का आपको होमवर्क देता हूँ घर पे पढ़ने के लिए। डायरेक्टली कम टू द इफेक्ट। बच्चे इफेक्ट क्या लिखा है देखो, अभी शॉर्टकट में पूछूंगा तो आप आंसर दे देंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो बच्चों आइदर मेक इट और ब्रेक इट, अवॉइडेबल, बरोबर है। लेकिन समझ लो कि आपको पता चला कि गिरीश सर ने फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट किया एंड आपने कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला आपको राइट क्या मिलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको जो नुकसान हुआ है वो भी आप मेरे से क्लेम कर सकते हैं। यस और नो? जो भी डैमेजेस हुआ आपको मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करने के, ये भी तो आप क्लेम कर सकते हो। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखो लेट अस रीड। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When the consent to an agreement is caused by fraud, the contract is voidable at the option of the party defrauded